सभी संभागियों का ज्ञान गंगा की इस यात्रा के अंतिम पड़ाव पर आप सभी का मैं हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। सभी संभागी साथी क्रमशः जुड़ते जा रहे हैं। हमारा आज का कार्यक्रम, जिसमें आज 2 तकनीकी सत्र हैं और दूसरे तकनीकी सत्र के साथ ही समापन समारोह कार्यक्रम भी आयोजित है। आज के दोनों तकनीकी सत्र अनवरत चलेंगे, बीच में कोई व्यवधान नहीं है। अतः सभी से मैं निवेदन आग्रह करता हूं कि कोशिश करें कि अनवरत जुड़े रहें। दूसरे सत्र में समापन में विभागीय प्रतिनिधि भी हमारे साथ जुड़ेंगे आयुक्तालय से। आज का कार्यक्रम शुरू करें उसके पूर्व आज का हमारा जो बैकग्राउंड हमने जो सेलेक्ट किया है, आप लोग देख पा रहे होंगे। यह वागड़ और वागवर अंचल का सबसे बड़ा मेला और सबसे बड़ा तीर्थस्थली जिसे कहा जाता है बेणेश्वर धाम। बेणेश्वर मेले का यह दृश्य आपके सामने हमने उपस्थित किया है। बेणेश्वर इस अंचल का और क्षेत्र का तीर्थराज प्रयाग माना जाता है। जैसे तीर्थराज प्रयाग में गंगा, यमुना और सरस्वती नदियों का संगम है और सनातन संस्कृति में धार्मिक क्रियाकलापों और पुण्य की नगरी मानी गई है, वैसे ही बेणेश्वर हमारे यहाँ सोम, माही और जाखम 3 नदियों का संगम स्थल माना जाता है। और प्रतिवर्ष माघ पूर्णिमा पर यहाँ सबसे बड़ा मेला लगता है। यह भूमि माव पंथ के पूज्य मावजी महाराज की कर्मस्थली भी मानी जाती है। संक्षिप्त में इस परिचय के उपरांत मैं आज के इस प्रथम तकनीक सत्र में विगत दिवस के प्रथम सत्र की प्रतिवेदन प्रस्तुति हेतु आमंत्रित करता हूं मैं डॉक्टर मीना गौतम मैडम अलवर से। आप आए और कल हुए प्रथम तकनीक सत्र का प्रतिवेदन प्रस्तुत करें। मीना गौतम मैडम। सभी साथियों को मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर मीना गौतम, सह आचार्य बाबू शोभा राम राजकीय कला महाविद्यालय से हूँ। सबसे पहले मैं आयोजन सचिव डॉक्टर मनोज पंड्या और कार्यक्रम समन्वयक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और श्री गोविंद गुरु महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर भूपेंद्र कुमार शर्मा, साथ ही आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने मुझे ज्ञान गंगा की श्रृंखला की इस महत्वपूर्ण कड़ी से जुड़ने का मौका दिया है। इसके लिए बहुत बहुत आभार। आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा राजस्थान जयपुर तथा श्री गोविंद गुरु महाविद्यालय बांसवाड़ा की संयुक्त तत्वाधान में आयोजित इस 6 दिवसीय प्रशिक्षण श्रृंखला उच्च शिक्षा में अध्ययन अध्यापन में श्रेष्ठता परक नवाचारात्मक पहल के अंतर्गत कल 5वें दिवस के प्रथम सत्र का प्रतिवेदन प्रस्तुत है। कल दिनांक 5 फरवरी के प्रथम सत्र में सुखाड़िया विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग अध्यक्ष रहे प्रोफेसर माधव हाड़ा ने मीरा के काव्य के संबंध में अपने विचार रखे। प्रोफेसर माधव हाड़ा उच्च अध्ययन संस्थान शिमला में रिसर्च फेलो भी रहे हैं और मीरा के रचनात्मक और काव्यात्मक व्यक्तित्व को लेकर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर एक प्रखर विद्वान के रूप में पहचाने जाते हैं। प्रोफेसर माधव हाड़ा ने कल के व्याख्यान में मध्यकालीन कवित्री मीरा को लेकर बहुत सी नवीन, मौलिक और शोधपरक जानकारी प्रतिभागियों के साथ साझा की। उन्होंने कहा कि मीरा के व्यक्तित्व को समझने के लिए 16वीं और 17वीं सदी के समाज और उसकी सामाजिक परंपराओं को समझना बहुत ही और उनको परखना बहुत ही आवश्यक है। वस्तुतः मीरा का काव्य एक सचेत, स्वावलंबी और आत्मनिर्भर स्त्री की काव्य यात्रा का एक जीवंत दस्तावेज है। मीरा के पद और जीवन संबंधित साक्ष्य मीरा को भक्त, प्रेम दीवानी, संत, विद्रोहिणी, वैरागिनी रूप में समाज में स्थापित करते हैं, जबकि मीरा का व्यक्तित्व इन संज्ञाओं और पारंपरिक अर्थों में नहीं गढ़ा जा सकता। मीरा के पदों और गीतों में एक तरफ भावावेगों की अकुंठ और अविरल अभिव्यक्ति है, दूसरी ओर मीरा के काव्य में युगीन सामाजिक व्यवस्था और स्त्री विरोधी दमघोटू परंपराओं का प्रखर विरोध दिखाई देता है, पूरे सशक्त रूप में दिखाई देता है।
प्रोफेसर हार्डर ने मीरा के काव्य में आए रूपकों, प्रतीकों और बिंबों के नवीन अर्थों को प्रतिभागियों के साथ साझा किया। संक्षेप में अपनी बात रखूं तो संक्षेप में प्रोफेसर माधव हाड़ा ने राजा रूठे नगरी राखे, हरी रूठिया कहाँ जासू वाली पंक्ति को चरितार्थ किया। और इस पंक्ति को चरितार्थ करते हुए मीरा की जो पारंपरिक छवि है और समीक्षकों ने जो प्रतिमान गढ़े हैं उससे बिल्कुल अलग मीरा की स्वयं की दृष्टि से देखने के लिए एक गहन संवेदनात्मक और मौलिक प्रयास किया है। इसके लिए समस्त प्रतिभागियों की ओर से उनका बहुत बहुत आभार। और अंत में श्री गोविंद गुरु महाविद्यालय की आयोजन समिति को बहुत बहुत बधाई और आभार। धन्यवाद। धन्यवाद मीना गौतम मैडम आपका। आज के ज्ञान गंगा के इस आखिरी सोपान में आज प्रथम तकनीक सत्र में हमारे बीच उपस्थित हैं उज्जैन से पधारे विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन में कुलानुशासक और हिंदी अध्ययन बोर्ड के चेयरमैन प्रोफेसर एवं अध्यक्ष प्रोफेसर डॉक्टर शैलेंद्र कुमार शर्मा सर, आपका मैं हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। सर आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। जी जी धन्यवाद सर। शर्मा सर आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा राजस्थान के निर्देशन में राजस्थान के राजकीय महाविद्यालयों के सह और सहायक आचार्यों के ज्ञान अभिवर्धन हेतु यह कार्यक्रम नवाचार के रूप में इसी वर्ष ढाला गया है। इस आयोजन में अभी फिलहाल 52 संभागी हमारे यहाँ पंजीकृत थे, शाला से जुड़े हुए हैं। सभी संभागियों को मैं प्रोफेसर शैलेंद्र शर्मा सर से रूबरू कराने से पूर्व प्रोफेसर शर्मा सर का संक्षिप्त परिचय देना चाहूंगा मैं। आप वर्तमान में प्रोफेसर एवं अध्यक्ष हिंदी अध्ययनशाला एवं कुलानुशासक विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन में आप वर्तमान कार्यरत हैं। आप अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्य शोध पत्रिका अक्षर वार्ता के आप प्रधान संपादक हैं। आपकी रुचि और कृतित्व लेखन, अनुसंधान एवं नवाचारी कार्यों में है। मुख्यतः आलोचना, निबंध लेखन, संस्मरण, इंटरव्यू, नाटक तथा रंगमंच समीक्षा के साथ साथ आप लोक साहित्य एवं संस्कृति के बड़े विमर्शकार के रूप में स्थापित हैं। राजभाषा हिंदी एवं देवनागरी के विभिन्न पक्षों पर लेखन और अनुसंधान कार्य में आप सतत कर्मरत हैं। आपने राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय स्तर की 250 से अधिक शोध संगोष्ठियों में आतिथ्य एवं शोध पत्र वाचन किया है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की शोध परियोजना के अंतर्गत साठोत्तर हिंदी नाट्य साहित्य और भारतीय रंग चेतना विषय पर आपका अनुसंधान है। आपके द्वारा 35 से अधिक ग्रंथों का लेखन एवं संपादन हुआ है। पिछले 3 दशकों से समीक्षा एवं अनुसंधान परक लेखन में आप निरंतर सक्रिय हैं। शोध स्तरीय पत्रिकाओं और ग्रंथों में 350 से अधिक शोध एवं समीक्षा निबंधों का प्रकाशन आपके द्वारा हुआ है और विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में 850 से अधिक कला एवं रंगकर्म संबंधी समीक्षाओं का प्रकाशन आपके द्वारा हुआ है। आप हिंदी विभागाध्यक्ष के रूप में कार्य करते हुए आपने अनेक नवाचारी प्रयत्न किए, जिनमें विश्व हिंदी संग्रहालय एवं अभिलेखन केंद्र, मालवी लोक साहित्य एवं संस्कृति केंद्र तथा भारतीय जनजाति साहित्य एवं संस्कृति केंद्र की संकल्पना एवं स्थापना प्रमुख है। आप विदेश प्रवास की श्रृंखला में मॉरिशस में 2018 में आयोजित विश्व हिंदी सम्मेलन में आपने शोध पत्र प्रस्तुति की एवं आपके द्वारा सत्र की अध्यक्षता भी हुई। थाईलैंड में अक्टूबर 2013 और सिडनी ऑस्ट्रेलिया में जून 2017 में आयोजित अंतरराष्ट्रीय संगोष्ठियों में आतिथ्य एवं क्रमशः आपको विश्व हिंदी सेवा सम्मान तथा साहित्य सिंधु सम्मान से आपको नवाजा गया। आपके निर्देशन में 65 से अधिक शोधार्थियों को पीएचडी उपाधि प्राप्त हुई है और 70 से अधिक शोधार्थियों को एमफिल की उपाधि प्राप्त हुई है। आप द्वारा 35 प्रकाशित पुस्तकों में मुख्यतः जो मानी गई हैं शब्द शक्ति संबंधी भारतीय एवं पाश्चात्य अवधारणा तथा हिंदी काव्य शास्त्र,
अवंती क्षेत्र और सिंहस्थ महापर्व आपके द्वारा संपादित है। मध्य प्रदेश हिंदी ग्रंथ अकादमी भोपाल द्वारा प्रकाशित हिंदी भाषा संरचना, लोक संस्कृति केंद्र उज्जैन द्वारा प्रकाशित सौंदवाणी साहित्य और संस्कृति इत्यादि अनेकानेक रचनाएं आप द्वारा सृजित है। आपके व्यक्तित्व और कृतित्व को सम्मानित करते हुए देश और विदेश के अनेक संगठनों ने आपको पुरस्कारों से अलंकृत किया है। आपको 25 से अधिक पुरस्कारों से अलंकृत किया है, जिसमें मुख्यतः अखिल भारतीय राष्ट्रभाषा विकास संगठन एवं यूएसएम पत्रिका द्वारा 15वें हिंदी साहित्य समारोह के अवसर राष्ट्रीय प्रतिभा सम्मान आपको दिया गया है। विभिन्न राज्यों की अकादमियों द्वारा भी आपको हजारी प्रसाद द्विवेदी राष्ट्रीय सम्मान, डॉक्टर संतोष तिवारी समीक्षा सम्मान आदि अलंकारों से अलंकृत किया गया है। मैं प्रोफेसर शैलेंद्र शर्मा सर से आग्रह करता हूं, अनुरोध करता हूं कि वे आएं और राजस्थान और मालवा की लोक संस्कृति के तुलनात्मक पक्षों को हम सभी से साझा करें। प्रोफेसर शर्मा सर का पुनः स्वागत और अभिनंदन। शर्मा सर। वागर्थ विवसंपिक्तौ वागर्थ प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वरौ। आज के इस महत्वपूर्ण और अनेक दृष्टियों से हमारी सांस्कृतिक चेतना को आप्लावित करने वाले इस महत्वपूर्ण सत्र में हमारे बीच मौजूद यशस्वी विद्वान शिक्षाविद डॉक्टर मनोज पंड्या जी, अभी पूर्व दिवस के प्रतिवेदन को डॉक्टर मीना गौतम जी प्रस्तुत कर रही थी, डॉक्टर कृष्ण बलदेव सिंह राठौड़ और राजेंद्र शर्मा जी, अनेकानेक व्यक्तित्व पटल पर मौजूद हैं। और मुझे यह जानकर अत्यंत प्रसन्नता हुई कि श्री गोविंद गुरु के नाम पर यह जो राजकीय महाविद्यालय ज्ञान गंगा योजना के तहत ऑनलाइन शॉर्ट टर्म प्रशिक्षण प्रारंभ करते हुए और उसके बाद में आज षष्ठ दिवस पर, समापन दिवस पर हम लोग जुड़े हुए हैं। वस्तुतः ये जो इस प्रकार की योजनाएं हैं ज्ञान गंगा जैसी, यह हमें निरंतर अद्यतन बनाने की दृष्टि से बहुत उपादेय होती हैं। और जब पंड्या जी ने मुझसे इस कार्य के लिए और इस योजना में एक व्याख्यान के लिए जुड़ने के लिए आह्वान किया तो मुझे बहुत ही सुख की अनुभूति हुई। और वह इस दृष्टि से भी कि जिस स्थान पर मैं बैठा हूँ वह और बांसवाड़ा और उसके आगे फिर राजस्थान, ये मिलकर के हमारी भारतीय संस्कृति की समृद्धता में बहुत महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। मैं मालवा के हृदय स्थल उज्जैनी से बात कर रहा हूँ और पंड्या जी जो हैं वे एक तरह से सेतु बना रहे हैं मालवा और राजस्थान के मध्य बांसवाड़ा में। और जब मैं बांसवाड़ा आता हूँ तो मुझे एक बहुत अलग तरह की एक आत्मीयता की अनुभूति होती है। ऐसा लगता है कि दोनों जो क्षेत्र हैं, दोनों संस्कृतियां तो नहीं कहूंगा क्योंकि तो अखंड और आवयविक रूप में परस्पर संबद्ध हैं। बस हाँ, ये जरूर है कि जो रंग है, रूप है, शेड्स हैं, जो कुछ बदलते रहते हैं। तो आप एक तरह से उस महान नदी के तट पर बैठ करके दोनों को जोड़ते हैं, मालवा को राजस्थान से जोड़ते हैं और फिर यहाँ पर राजस्थान के अनेक क्षेत्रों से जुड़े हुए सुधीजन मौजूद हैं। वस्तुतः भारत की जो संस्कृति है वह लोक संस्कृति है। भारत की जो संस्कृति है वह जनजातीय संस्कृति है। हम लोग कई बार शहरी जीवन में या महानगरीय बोध के साथ जब हम लोग कई चीजों पर जब विचार करते हैं तो हम लोग वह जो हमारा यथार्थ है उससे हम दूर हो जाते हैं। मेरा यह मानना है कि जो लोक संस्कृति है वह अक्षय निधि का स्रोत है और इसकी धारा कभी नहीं सूखती। यद्यपि काल के प्रवाह में ऐसा हुआ है कि समय समय पर उसे हाशिए पर रखा गया, समय समय पर जो है उसे मनोरंजन का विषय बनाया गया या दस्तावेजीकरण और संग्रहालयों के अंदर उसको समाहित करने की चेष्टा की। वस्तुतः लोक संस्कृति अपने घर आंगन, चौपाल, चौराहा
और कुल मिलाकर के वो हमारे मन के अंदर बसी हुई है। और इस लोक संस्कृति को यदि हम सही अर्थों में देखें तो सारे संसार की संस्कृति एक ही है, और संस्कृति जो है उसको खंड खंड में विभाजित रूप में नहीं देखा जाना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। संस्कृति एक, वैश्विक और अखंड है, वह सार्वभौमिक है। यह जरूर है कि उस संस्कृति की साधना के लिए अलग अलग रास्ते लोग अख्तियार करते हैं, और वो देश और काल से विभक्त होने के कारण हमें अनेक संस्कृति दिखाई देती है। वस्तुतः संपूर्ण दुनिया की संस्कृति एक ही है। और इस अर्थ में जब मैं मालवा और राजस्थान की लोक संस्कृति पर जब मैं बात कर रहा हूं तो इन्हें एक आवयविक और जैविक अखंडता के रूप में ही मैं लेता हूं। हम लोग भारतीय जो हमारा चिंतन है वह संस्कृति को बहुत व्यापक रूप में लेता है, और उसे हम लोगों ने कभी यह भी कहा गया कि आत्म संस्कृतिर वाव शिल्पानी, जो कलाएं हैं वास्तव में आत्मा की संस्कृति है। संस्कृति जो है वो पूर्णता का बोधक है, वह तैयार करना है, अपने आप को तैयार करना है, अपने आप को सब तरह से तैयार करना है, बाहर और अंदर सब तरह से तैयार करने का काम संस्कृति करती है। जब हम कल्चर की बात करते हैं जो पश्चिम से आगत शब्द है, तो वहां पर उसे मनुष्य के सहज विकास के लिए देखरेख करना इस अर्थ में लिया गया है। जैसे हम लोग कल्टीवेशन शब्द का प्रयोग करते हैं कृषि के क्षेत्र में, तो उस रूप में वहां पर एक तरह से मनुष्य के उस सहज विकास के लिए उसको देखरेख करना, ये कल्चर का तात्पर्य है। तो हमारे यहाँ की जो संस्कृति है वह बहुत व्यापक है, वह एक तरह से सम्यक कृति है, वह एक तरह से हमारी जो व्यक्तिशः रूप में ही यदि हम देखें तो वह सम्यक कृति है, और इसके बाद यदि समूह जीवन के रूप में हम उसे लें तो वह संभूय कृति है। कृति तत्व दोनों में है। वह यदि हम लोग व्यक्ति जीवन के संदर्भ में देखते हैं तो वह सम्यक कृति के रूप में दिखाई देती है, और यदि समूह या एक समग्र सामुदायिक जीवन के तात्पर्य में यदि हम देखें तो वह संभूय कृति के रूप में हमें दिखाई देती है। हमारे यहाँ संस्कृति को पूर्णता का पर्याय माना गया। हमारे यहाँ संस्कृति को मानव से महामानव बनने की साधना के रूप में चिन्हित किया गया। वह नर से नारायण बनाने का काम करती है, वह जीव में शिव बनाने की चेष्टा करती है। तो हमने संस्कृति को उस तरह से नहीं देखा जैसे कल्चर को पश्चिम में देखा जा रहा है। तो जब मैं लोक संस्कृति की जब मैं बात करता हूं तो हमें देखना होगा कि सुदूर अतीत से हमारे यहाँ इस पर बहुत गहरा चिंतन हुआ है। हमारे यहाँ कहा गया लोके वेदे च, ये सूत्र सुविख्यात है, जो ये संकेत देता है कि लोक और वेद दोनों हमारे लिए समप्रधान हैं। शास्त्र और लोक दोनों समप्रधान हैं, लोक और श्लोक दोनों हमारे लिए महत्वशाली हैं। अतः ये दोनों परस्पर एक दूसरे के पूरक बनते हुए, एक दूसरे को आधार देते हुए आगे बढ़ते हैं। तो लोक की जो संस्कृति है वह उस वाचिक और कंठानुकंठ प्रवाहित होने वाले विचारों, मान्यताओं, मूल्यों को प्रत्यक्ष करने का काम करती है। फिर उसकी बहुत सारे अलग अलग रूपांकन हमें मिलते हैं। तो जब मैं मालवा और राजस्थान इन दोनों की संस्कृतियों को देखता हूं तो ये दोनों एक दूसरे में इस तरह से घुली मिली हैं कि कई बार हमें ये देखने में बड़ा संकट आता है कि इस संस्कृति का ये जो पश्चिम भारत और पश्चिम और मध्य भारत का ये जो बड़ा व्यापक भूभाग है, और केवल वही नहीं, मैं तो कहूंगा कि इधर हम बांसवाड़ा और डूंगरपुर, उससे जब हम गुजरात की तरफ चले जाएं, दाहोद और उसके आगे के इलाके में चले जाएं, तो ये जो बहुत बड़ा जो भूभाग है ये आपस में एक दूसरे के साथ परस्पर संपृक्त है। उत्तर भारत में यदि हम राजस्थान के उत्तरी हिस्से में हरियाणा की तरफ चले जाएं, या मालवा के उत्तरी भाग में हम लोग बुंदेलखंड चले जाएं, तो ये सब एक दूसरे से बहुत निकट हैं। ब्रज क्षेत्र के साथ भी राजस्थान का संबंध है। तो कहने का मतलब यह है कि ये जो लोक संस्कृति है ये तो एक ही है। यह जरूर है कि उस संस्कृति की साधना के लिए
लोग अपने अपने ढंग से साधना कर रहे हैं। अलग अलग इलाकों में, अलग अलग परिवेशों में उस संस्कृति की साधना का क्रम चल रहा है। आज के समय में लोक संस्कृति की उस व्यापकता को देखने की आवश्यकता है, और इसके साथ साथ उसका यह तत्व भी हमें देखना होगा कि जो लोक संस्कृति है वह जीवन की एक रसता और जड़ता को तोड़ती है। हो यह रहा है कि विकास के जो नए प्रतिमान हमारे जीवन में आ रहे हैं, और वो न केवल हमारी पारंपरिक जो दृष्टि रही है वसुधैव कुटुंबकम की, उस पर आघात पहुंचा रहे हैं। हमारा जो एक सामुदायिक मन है उस पर कहीं ना कहीं वो आघात पहुंचा रहे हैं, और उसका खामियाजा अभी के दौर में भी हमें दिख रहा है। जो कोविड की जो महामारी आई वह इसीलिए आई क्योंकि हमने प्रकृति और संस्कृति दोनों के मेल जोल का जो शाश्वत सिलसिला है उसे हमने तोड़ने की दिशा में अपने आप को अर्पित कर दिया, और हम लोग कहने को आधुनिक होते चले जा रहे हैं, कहने को हम लोग 21वीं सदी में प्रवेश कर रहे हैं, करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन हमारा संकट ये है कि हमने प्रकृति के साथ जो हमारा रिश्ता था कहीं ना कहीं हम उसे निस्तेज करते चले जा रहे हैं, और उसका खामियाजा कोविड-19 जैसी महामारी के रूप में भी दिखाई दे रहा है। तो मालवा और राजस्थान दोनों परस्पर एक दूसरे के साथ संपृक्त होते हुए मनुष्य जीवन के तमाम उपादानों को लेकर के गतिशील हैं। वो मनुष्य के द्वारा सदियों से संचित अनुभवों को प्रकट कर रहे हैं। हमने जिस मूल्य दृष्टि का विकास लोकांचलों में किया है उस मूल्य दृष्टि को भी वे प्रत्यक्ष कर रहे हैं। हमारी जो दार्शनिक चेतना है उसको भी मालवा और राजस्थान, और उनके भी केवल मालवा राजस्थान कहने से काम नहीं चलता, क्योंकि मालवा राजस्थान में भी अलग अलग क्षेत्र हैं, अलग अलग इलाके हैं, उनकी अपनी भाषाएं हैं, उनकी अपनी बोलियां हैं। तो वो सब मिल करके और संस्कृति के संवहन में और हमारे मन को अभिव्यक्त करने के लिए अनेक विध उपाय प्रस्तुत करते हैं। कई बार लोगों को लगता है कि हम शहरी या महानगरीय जीवन में रह रहे हैं तो हमारी कोई लोक संस्कृति नहीं है। मुझे लगता है कि इस दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसकी अपनी कोई लोक संस्कृति नहीं है। कोई स्वीकार करे न स्वीकार करे, हम सबकी कोई ना कोई लोक, और उसको यदि हम जनजातीय संदर्भ से जोड़ें तो कोई ना कोई हमारी जनजातीय संस्कृति है, कोई ना कोई हमारी लोक संस्कृति है। उसका प्रभाव इतना सूक्ष्म और तरल होता है कि उसे पहचान पाना मुश्किल होता है, लेकिन यदि बहुत सूक्ष्मता से हम पड़ताल करें तो हमें यह स्पष्ट हो जाएगा कि हमारी कोई न कोई लोक संस्कृति है। हो यह रहा है कि कथित आधुनिकता के प्रवाह में हम लोग यह सोच करके बैठ जाते हैं कि नहीं, लोक संस्कृति तो ग्राम्य है। हमने कभी भी लोक संस्कृति को केवल ग्राम्य जीवन के साथ जोड़ करके नहीं देखा, क्योंकि कस्बों में रहने वाले, शहर में आकर के रहने वाले लोग जो हैं वे भी उस लोक संस्कृति के संवाहक हैं। हमारे यहाँ जो मैंने अभी आपसे कहा कि लोके वेदेच, ये जो सूत्र है ये दोनों को, लोक को और शास्त्र को, दोनों को संप्रधानता देता है। और इसीलिए आप देखेंगे कि मालवा और राजस्थान, इन दोनों इलाकों में कई ऐसे अवसर आप लोगों ने देखे होंगे कि किसी जलाशय का जो है उद्घाटन हो रहा है, कुआं बनाया जा रहा है, विवाह आदि के अवसर हैं, पूजन का अवसर है, विवाह हो रहा है, तो आप देखेंगे कि एक तरफ जो पंडित है वो वैदिक मंत्रोच्चार कर रहा है, तो दूसरी तरफ जो स्त्रियां हैं वो लोकगीतों का गायन कर रही है। इधर जो है मंत्रोच्चार चल रहा है, उधर ढोली जो है वो अपना ढोल बजा रहा है। तो कहने का मतलब यह है कि हमारे लिए दोनों ही महत्वपूर्ण हैं, और इसके आधार पर मालवा और राजस्थान की जो लोक संस्कृति है वह बहुत सारे साम्यता के सूत्र लिए हुए है। उसमें
इतने साम्य हैं कि कई दिन कई घंटों तक हम उस पर बात कर सकते हैं। लेकिन यह तय बात है कि हमने जिस लोक संस्कृति का विकास भारत के मध्य और पश्चिम भाग में किया है, वह अन्य क्षेत्रों से आने वाली सांस्कृतिक दृष्टि के साथ जुड़ती है। केवल मालवा राजस्थान की ही बात क्यों करें हम लोग, यदि व्यापक भारत के भूभाग की यदि हम बात करें तो सारे देश की एक ही लोक संस्कृति है। गढ़वाल की लोक संस्कृति, उसमें होने वाले तमाम प्रकार के लोकाचार मान्यताएं वो केरल में भी आपको मिल जाएंगे, और इधर असम मेघालय में जो लोक संस्कृति है उसके बहुत सारे तत्व जो है वो हमारे मालवा और राजस्थान में भी मिल जाएंगे। मैं ये मानता हूं कि ये संपूर्ण भारत, और भारत ही नहीं वरन पूरा दक्षिण एशिया, और अगर और बृहत्तर रूप में ले तो पूरा एशिया, एक विविध जल राशि में जो तरंगे जैसे उठती हैं उस तरह से तरंगायित लोक संस्कृतियों का यह समुच्चय है। एक लहर, एक तरंग दूसरे में कैसे अंतरलीन हो जाती है और दूसरी तरंग कैसे आने वाली जो तरंग है उसमें परिवर्तित हो जाती है, पता नहीं चलता। तो यह जो व्यापक जो भूभाग है, इसमें जो लोक संस्कृति है वह एक दूसरे के साथ गुथी है, मिली हुई है। क्या राजस्थान या मालवा की लोक संस्कृति को हम निमाड़ से, उधर बुंदेलखंड से, या इधर आप चले जाएं तो हरियाणवी लोक संस्कृति से, दक्षिण में चले जाएं गुजराती की लोक संस्कृति से भिन्न कर सकते? नहीं कर सकते। और वही नहीं, हम उससे और आगे जाएं तो महाराष्ट्र की लोक संस्कृति या कर्नाटक की लोक संस्कृति से इसको अलग कर सकते हैं क्या? हाँ, ये जरूर है कि अब भाषा का जो गठन है, संरचना है, वो अलग है। स्थानीय भूगोल, पर्यावरण, उसमें भिन्नता है। मारवाड़ की जो लोक संस्कृति है तो इधर मेवाड़ की जो लोक संस्कृति है उसमें हमें कुछ अंतर दिखाई देता है, लेकिन जो मूल आत्मा है वो सबकी एक ही है, और उस मूल आत्मा को पहचानने की आवश्यकता है, उसको गहराई के साथ समझने की आवश्यकता है। जैसा कि मैंने अभी निवेदन किया कि हम सारे लोग मिलकर यदि संस्कृति की साधना में आगे आए हैं तो इसका मतलब कि हम लोग पूर्णता की तरफ जाने के लिए गतिशील हैं। हम मानव को महामानव बनाने के लिए सचेष्ट हैं। हम नर से नारायण बनने के लिए आगे बढ़ रहे हैं और जीव में शिव को बनाने की चेष्टा कर रहे हैं। तो इस तरह से देश काल के भेद के बावजूद मालवा और राजस्थान की लोक संस्कृति में गहरा अंतर संबंध है, और यह अंतर संबंध लोक साहित्य के जो विविध प्रकार हैं उसके माध्यम से परिलक्षित होता है। यह जो रिश्ता है यह लोक चित्रों के माध्यम से, लोक शिल्पों के माध्यम से, तमाम प्रकार के खेलों के माध्यम से, लोक नाट्य के विविध प्रकारों के माध्यम से, और यही नहीं, नृत्य ले लें, लोकवाद्य ले लें, आप लोक में गाए जाने वाले तमाम प्रकार के गीतों को ले लें, तो इस सब में मालवा और राजस्थान परस्पर एक दूसरे के साथ जुड़े हुए दिखाई देते हैं। यहाँ आकर के एक चीज पर और हमें विचार करना चाहिए, क्योंकि आप लोग जो अलग अलग क्षेत्रों से यहाँ पर उपस्थित हैं, आप लोग जो अलग अलग क्षेत्रों से यहाँ उपस्थित हैं, तो आप ये पाएंगे कि हमने मनुष्य समुदाय के साथ जो रिश्ता है समाज का, उसको बहुत गहराई से न केवल देखा है वरन आवयविक अखंडता के रूप में लिया है। उसमें हमारे मनुष्य के साथ साथ, मनुष्य जीवन के साथ साथ चराचर जगत की चिंताएं भी शामिल हैं। पश्चिम का जो समाजशास्त्र है वह मानव केंद्रित चिंतन की बात करता है, लेकिन हमारा जो अपना जो मौलिक समाजशास्त्र है, जो भारतीय दृष्टि का समाजशास्त्र है, वह चराचर सबकी बात करता है, वह सर्वे भूत हिते रतः की बात करता है, वह वसुधैव कुटुंबकम की बात करता है। और इस रूप में यदि हम मालवा और राजस्थान की तमाम प्रकार की अभिव्यक्तियों को देखें तो उनके बीच में गहरा तालमेल हमें दिखाई देता है। जो लोक संस्कृति है उसमें
अनेक रूप, जैसा मैंने अभी चर्चा की थी, तो उसमें लोक समुदाय की कहानियां आती हैं, उसमें मालवा राजस्थान में अंतर संबंध है, तमाम घटनाएं हैं, मान्यताएं हैं, रीति रिवाज हैं, कथा और गाथा के रूप हैं, गीत हैं, नृत्य हैं, यहाँ तक कि जो चिकित्सा की पारंपरिक प्रणालियां हैं उसमें भी मालवा और राजस्थान एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इन दोनों ही लोक संस्कृतियों में जो प्रारंभिक आखेट का जो दौर था उसकी अभिव्यक्तियों को अभी तक चिन्हित किया जा सकता है। पशुपालन और उसके बाद में कृषि कर्म, इससे जुड़ी हुई कहानियों को भी हम लोग इन दोनों क्षेत्रों में हम लोग सुनते हैं, एक दूसरे तक उसे प्रवाहित करते हैं। फिर जो मूल स्थान के देश हैं या अन्य क्षेत्रों से जो हमारी जड़ें प्रत्यारोपित होती हैं, एक जगह से दूसरे स्थान की ओर हम लोग जाते हैं, तो उसकी कहानियां भी इन दोनों ही लोक संस्कृतियों में मिलती हैं। आप देखें कि जो रोमा संस्कृति है, जो यूरोपीय देशों तक जो पहुंचे रोमा लोग, तो वो राजस्थान से गए, वो हरियाणा से गए, लेकिन वो अपनी उन जड़ों के साथ किसी न किसी रूप में रिश्ता बनाए हुए। यह है कि एक लंबे कालांतर के कारण वो दूर होते चले गए इन चीजों से, लेकिन कहीं ना कहीं उनमें आपको राजस्थान की जो सुंधी सुगंध है वो आपको मिलेगी। तो ऐसा ही इधर हुआ है कि जब भी कभी राजस्थान में दुष्काल आया है, कभी भी अकाल की स्थिति बनी है, तो लोग मालवा की ओर आते रहे हैं, क्योंकि यह जो इलाका है मालवा, यह जो अनेक नदियां पठार वाला जो इलाका है, तो यहाँ पर खाद्यान्न सुगमता से मिलता रहा। तो जब भी कभी मारवाड़ क्षेत्र में मरुभूमि में कोई इस प्रकार का संकट आया तो लोग मेवाड़ और मेवाड़ के रास्ते से मालवा में आए। तो गमनागमन जो है वो चलता रहा है। मालवा के लोग जो है वो राजस्थान गए, गुजरात से राजस्थान लोग आए, या हरियाणा से राजस्थान में आए, या राजस्थान से अन्य इलाकों में गए लोग, तो मिलकर के और एक बहुत व्यापक प्रभाव और व्यापक अंतर संबंधों के साथ ये सब चीजें आगे बढ़ती हैं। हम लोग इन दोनों क्षेत्रों की गाथाओं को देखें, हीड़ या बगड़ावत गाथा को देखें, तो राजस्थान में भी मिलती है और मालवा क्षेत्र में भी है, और वो रात रात भर गाई जाती है। यदि मालवा में माच जैसा लोक नाट्य प्रभावी बना हुआ है, तो उसके पीछे दृष्टि यह थी कि राजस्थान में जो ख्याल की परंपरा थी, उस परंपरा से प्रेरणा ग्रहण करते हुए माचकार आगे बढ़े, और बाद में फिर एक स्वतंत्र लोक नाट्य की दिशा में हम लोग आगे आए। फिर आप स्वांग ले लें या तमाम प्रकार की जो लीलाएं देख लें, इन सब में आपको बहुत गहरा अंतर संबंध दिखाई देता है। मालवा और राजस्थान में यदि आप लोकगीतों की चर्चा करें, तो जो संस्कार के गीत हैं दोनों में समान रूप में चल रहे हैं। ये जरूर हुआ है कि उसमें हमें कुछ भाषिक अंतर दिखाई देगा, उसमें हमें कुछ स्थानीय जो बोली रूप हैं उनका प्रभाव हमें दिखाई देगा। इसका मतलब ये नहीं है कि वे कोई अलग चीज गा रहे हैं, दोनों की जो भाव राशि है वह एक ही है। वो एक ही रूप में पारिवारिक जीवन को व्यक्त कर रहे हैं, एक ही रूप में प्रकृति और मनुष्य के जो रिश्ते हैं उनको व्यक्त कर रहे हैं। समाज में भिन्न भिन्न वर्गों, भिन्न भिन्न व्यवसायों से जुड़े हुए लोगों के बीच में संबंध बनाने का काम भी वे लोग कर रहे हैं। आप देखें कि उदाहरण के रूप में जब हम लोग विवाह का अवसर देखते हैं, तो विवाह में सभी मिलजुल करके जो है विवाह के उस कार्य में एक दूसरे के साथ जुड़ करके आगे बढ़ते हैं। तो इस अर्थ में दोनों क्षेत्र, चाहे मालवा हो चाहे राजस्थान हो, वो समान प्रकार के भावधारा के साथ गीतों का सृजन होता रहा है सदियों से, और फिर कंठानुकंठ वे आगे बढ़ते आए हैं। जहां तक भाषिक संरचना का सवाल है, या मालवा और राजस्थान के और अलग अलग बोली या उपबोली रूप हैं, या जो उसके अलग अलग लोकांचल हैं, तो इस पर
जॉर्ज अब्राहम गिरियसन ने दशकों पहले काम किया था, और भारत का जो भाषाई सर्वेक्षण जो आया था उसमें वो रिश्ता बताता है कि ये जो भारत का पश्चिम और मध्य वाला जो भाग है, ये एक कहें तो एक सांस्कृतिक समुच्चय के रूप में है, भाषिक समुच्चय के रूप में है। और फिर उन्होंने जो है इसके अलग अलग रूप बताए थे। पश्चिमी राजस्थानी की बात उन्होंने की थी, उत्तर पूर्वी राजस्थानी की बात की थी, मध्य पूर्वी राजस्थानी की बात की थी, दक्षिण पूर्वी और फिर दक्षिणी राजस्थानी की बात की थी। यदि राजस्थान और मालवा दोनों में प्रचलित बोलियों के आधार पर, उपबोलियों के आधार पर यदि हम लोग क्षेत्र का विभाजन करेंगे तो हमें यह जो पूरा भूभाग है उसकी लोक संस्कृति की जो विशेषताएं हैं वो सामने आएंगी। लेकिन उसके साथ साथ हमें यह भी देखना होगा कि इन्होंने आपस में एक दूसरे को क्या दिया है, क्या लिया है, और उनके बीच किन किन स्तरों पर समानता है और किन किन स्तरों पर भिन्नता भी नजर आती है। तो मारवाड़ का क्षेत्र है जिसमें हम लोग जो राजस्थान का एकदम बिल्कुल पश्चिम वाला जो भाग है, तो उसमें मारवाड़ी क्षेत्र है जहां पर हम लोग जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर इलाके को देख सकते हैं। फिर हम लोग एक जो महत्वपूर्ण है सांस्कृतिक दृष्टि से मेवाड़ का अंचल है, जिसमें हम लोग उदयपुर, भीलवाड़ा और चित्तौड़ को ले लेते हैं। चित्तौड़ एक तरह से मालवा और राजस्थान के बीच में सेतु बनाने का काम करता है। यदि चित्तौड़ के किले के इस पार यदि मालवी लोक संस्कृति है तो उधर चले जाएं हम लोग, तो फिर राजस्थानी जो है लोक संस्कृति की छटाई मिलती है। तो इसका मतलब है कि वो जो मैं अभी कह रहा था कि बहुत सारे तरंगों से तरंगायित महासागर के रूप में ये पूरा इलाका है। और कब मालवी जो लोक संस्कृति है वह मेवाड़ी में परिवर्तित हो जाती है, कब मेवाड़ी जो है वो इधर आकर के और मालवी के साथ जुड़ जाती है, पता नहीं चलता। फिर अभी मैंने जैसे कहा कि मारवाड़ी क्षेत्र है, मेवाड़ी क्षेत्र है, जिस क्षेत्र में पंड्या जी और आप लोग जुड़े हुए हैं वो बागड़ी का क्षेत्र है जो डूंगरपुर, बांसवाड़ा का इलाका है। फिर ढूंढाड़ी का क्षेत्र है जो कि जयपुर के आसपास का इलाका है। इसी तरह से हाड़ौती अंचल है, कोटा, बूंदी का जो इलाका है वो हाड़ौती का क्षेत्र है। मेवाती इलाका है जिसमें कि अलवर, भरतपुर, धौलपुर जैसे इलाके आते हैं। फिर ब्रज क्षेत्र है जिसमें हम लोग भरतपुर और उसके साथ साथ दिल्ली और उत्तर प्रदेश की जो सीमा का जो क्षेत्र है उसको हम देख सकते हैं। और इधर आप चले आए तो फिर ये जो मुख्य मुख्य जो 7 अंचल है जिनकी चर्चा मैंने आपसे अभी की, तो ये राजस्थान की लोक संस्कृति को आधार देने का काम करते हैं। फिर उपबोलियां तो बहुत सारी हैं, ढूंढाड़ी में जाएंगे तो बहुत सारी उपबोलियां, मेवाती में भी, और उनकी संख्या जो है वो 50 से अधिक हो जाती है। लेकिन यदि मुख्य रूप में यदि हम देखें तो ये जो है 7 अंचल हैं, ये राजस्थान की लोक संस्कृति को प्रकट करने का काम करते हैं। इधर जब हम लोग मालवा की जब हम लोग बात करते हैं तो मालवा के बारे में यह कहा गया, उसको परिभाषित किया गया कि इत चंबल उत बेतवा, मालव सीम सुजान, दक्षिण दिशि है नर्मदा, यह पूरी पहचान। तो नदियों के माध्यम से इसे चिन्हित किया गया। हमारी जो नदियां है, माही नदी है तो माही माता है, माही माता जो है वो अलग ही नहीं करती है, वो जोड़ती भी है। उसके एक तट पर रहने वाले बाशिंदों को उस तट के बाशिंदों के साथ अलग नहीं करती, वो जोड़ती है, वो जोड़ने का काम करती है नदी। तो अलग इसलिए करती है क्योंकि भूगोल बदलता है नदी के प्रवाह के कारण। तो हमारे यहाँ पर कहा गया कि इत चंबल उत बेतवा, मालव सीम सुजान, दक्षिण दिशि है नर्मदा, यह पूरी पहचान। तो मालवा की पूरी पहचान यह है कि एक हिस्सा, एक जो क्षेत्र है वो चंबल उसकी सीमा रेखा को बनाती है। उधर आप चले जाएं विदिशा के पास तो बेतवा जो है सीमा बनाने का काम करती है, और दक्षिण जो दिशा है उसमें नर्मदा नदी है। तो नर्मदा के इस पार का जो इलाका है वो मालवा है, और नर्मदा के यदि उस पार चले जाए तो निमाड़ क्षेत्र आ जाता है। अब ये जो मालवी जो क्षेत्र है
यह भी 5 मुख्य भागों में बटा हुआ है। जैसे हमने अभी राजस्थान की बात की तो वो लगभग 7-8 लोकांचलों का समुच्चय है राजस्थान। उसी प्रकार जो मालवा है वह भी लगभग 5 जो मुख्य क्षेत्र हैं उनका समुच्चय है। जो जिस जगह पर मैं बैठा हूं, उज्जैन, इंदौर, देवास, ये जो इलाका है ये आदर्श मालवी का केंद्र है या केंद्रीय मालवा क्षेत्र है। और इसने मालवी लोक संस्कृति के विकास में, उसके निरंतर नवाचार में भी बहुत बड़ा योगदान दिया हुआ है। तो ये एक आदर्श मालवी का इलाका है। फिर आप चले जाएं तो जो राजगढ़ और भोपाल के निकट का जो इलाका है तो वहां पर उमठवाड़ कहलाता है। फिर इधर आप चले जाएं, झालावाड़ की दिशा में आप चले जाएं तो वहां पर महिदपुर, आगर जैसा जो इलाका है यहाँ पर जो है सोंधवाड़ कहलाता है, जो सोंधवाड़ी लोक संस्कृति की सुवास लिए हुए है। इधर आप सेलाना, रतलाम वाला जो इलाका है और आगे फिर हम जाते हैं तो वागड़ी का इलाका प्रारंभ हो जाता है डूंगरपुर, बांसवाड़ा में। तो उसके पहले का जो मालवा का क्षेत्र है वो रजवाड़ी कहलाता है। रजवाड़ी जो मालवी है वो वहां पर विकसित हुई है। और यदि आप चित्तौड़गढ़ की दिशा में यदि जाए उज्जैन, इंदौर से, तो जो उत्तरी जो मालवा का जो हिस्सा है उसमें आपको देखने को मिलेगा कि वहां पर दशोरी मालवी है। दशपुर जो प्राचीन नाम है मंदसौर का, तो दशोरी मालवी वहां पर चलती है। और यदि आप भीलांचल के निकट चले जाएं तो भीली मालवी का क्षेत्र आ जाता है। और फिर जैसा मैंने अभी कहा कि नर्मदा के दक्षिण का भाग तो निमाड़ आता है। तो निमाड़ के साथ जब मालवी अपना रिश्ता बनाती है और उन दोनों की संस्कृतियां परस्पर एक दूसरे के साथ जुड़ती हैं तो निमाड़ी मालवी का एक स्वरूप देखने को मिलता है। तो कहने का मतलब यह है कि जैसे हमने मारवाड़ी, मेवाड़ी, ढूंढाड़ी, मेवाती आदि की चर्चा की, उसी प्रकार मालवा क्षेत्र में भी केंद्रीय मालवी, रजवाड़ी, दशौरी या दशपुरी जिसको हम लोग कहते हैं, सोनवाड़ी, उमठवाड़ी, भीली, अनुरंजित रूप में है मालवी के साथ जुड़ करके। तो ये मुख्य जो 5-6 जो लोकांचल हैं इससे मिलकर के मालवा बनता है। और ये आपस में एक दूसरे को न केवल प्रभावित करते हैं, हाँ ये जरूर है कि हम लोग मानते हैं कि थोड़े से अंतराल पर जो है वाणी बदल जाती है, पानी बदल जाता है। तो ऐसा मालवा में भी हो रहा है और ऐसा राजस्थान में भी हो रहा है। और ये मिलजुल करके और इस क्षेत्र की जो विशिष्ट संस्कृति है उसको प्रत्यक्ष करने का काम करते हैं। मैं कुछ प्रमुख जो लोकाभिव्यक्तियां हैं उनके परिप्रेक्ष्य में यदि मालवा और राजस्थान की तुलना करूं तो हमें देखने को मिलेगा कि लोकनाट्य, यदि लोकनाट्य की दृष्टि से मालवा निमाड़ की हम लोग बात करें तो मालवा में माच का एक विशेष स्वरूप दिखाई देता है। और माच जो है वो मालवा का ही नहीं वरन मैं तो कहूंगा कि पूरे मध्य प्रदेश का प्रतिनिधि लोकनाट्य है। और यह इसका जन्म कैसे हुआ तो फिर हम बात करेंगे राजस्थानी लोकनाट्य के साथ उसके संबंधों की। लगभग 250 साल पहले जब यहाँ पर एक इलाका कहलाता है जयसिंहपुरा, और आप सब जानते हैं कि राजा जयसिंह का योगदान यदि हमें जयपुर और उधर जो है जंतर मंतर या वेधशाला के निर्माण उसके साथ दिखता है, तो मालवा में भी उज्जैन में राजा जयसिंह ने वेधशाला का निर्माण कराया था। तो उस जयसिंहपुरा इलाके में रहने वाले गुरु गोपाल जी थे। वो राजस्थान के साथ उनका संबंध था। तो उन्होंने देखा कि जो राजस्थान है वहां पर ख्याल चल रहा है, वहां पर जो है गम्मत चल रही है, गौरी है। तो उनको ये लगा कि मालवा में भी कोई एक लोकनाट्य होना चाहिए। आप देखिए कि किस तरह से मालवा की संस्कृति पर राजस्थान की लोक संस्कृति का असर होता है या मालवा रिश्ता बनाता है राजस्थान के साथ। तो उन्होंने उस जमाने में सोचा कि राजस्थान में एक ख्याल होता है तो मैं भी यहाँ पर मालवा के अपने स्वरूप के साथ जोड़ते हुए नाट्य शुरू करूं। और उन्होंने माच को आधारशिला दी। और माच में आप देखेंगे तो बहुत सारे ऐसे तत्व हैं जो ख्याल से जुड़े हुए हैं, बहुत सारे ऐसे तत्व हैं जो मालवा के अपने मौलिक रूप हैं।
तो मालवा का संगीत, मालवा के लोक नृत्य, मालवा के तमाम प्रकार के लोकाचार, उस सब को समाहित करते हुए माच जो है वह आगे बढ़ता है। और आप देखें कि पिछले लगभग 250 वर्षों में माच में करीब 150 से अधिक खेल लिखे गए। और आप देखें कि आज एक जमाने में जब शुरू शुरू में किताबें छपती थी तो उसमें लिखा जाता था ख्याल माच का, यानी ख्याल है वही राजस्थान वाला, लेकिन ये ख्याल माच का है। ऊंचे मंच पर चूंकि खेला जाता था, जो रंगमंच से ही माच शब्द बना है। फिर आप देखें कि राजस्थान में यदि ख्याल है, रम्मत है या गौरी है, तो उसी प्रकार मालवा में माच है। यदि अंतर वस्तु की दृष्टि से देखें या उन कथानकों की दृष्टि से देखें जो मालवा के माच में या वहां के लोक नाट्यों में हमें दिखाई दे रहे हैं, तो ये सारे के सारे लोग पुराख्यानों को लेकर के लिखते रहे हैं। पुराख्यानों का मंचन माच में भी होता है, ख्याल में भी होता है। कुछ ऐतिहासिक चरित्र हैं जिनका जो है प्रस्तुतिकरण माचकार भी करते हैं, तो ख्याल और अन्य जो लोक नाट्य राजस्थान के उसके माध्यम से भी होता है। इसी प्रकार जो हमारे लोक देवी देवता हैं उनको हम लोग अपने हृदय में समाहित किए हुए हैं, तो उनके चरित्र का रूपांकन माच में भी हो रहा है, ख्याल में भी हो रहा है। इसी प्रकार की स्थितियां हास्य प्रसंगों की हैं, इसी प्रकार की स्थितियां श्रृंगार भावना की है, यही स्थिति जो है सामाजिक चेतना से जुड़े हुए नाट्यों की है। और आप देखें कि काल के प्रवाह में ख्याल भी अपने आप को अद्यतन बनाने की चेष्टा करता है और पारंपरिक रचनाओं में भी वो अपने समकालीन जीवन संदर्भों को लाता है। गौरी में भी ये होता है। जो गौरी जो कि बहुत महत्वपूर्ण, और मुझे लगता है कि गौरी जो है वो राजस्थान की दृष्टि से ही नहीं वरन संपूर्ण भारत की दृष्टि से देखे तो एक अनुपम लोक नाट्य रूप है। वो नृत्य भी है, वो नाट्य भी है, वो संवाद अदायगी भी है, उसमें स्वांग भी भरे जाते हैं। और आप देखें कि एक वृहद वैश्विक चेतना के साथ वो गौरी खेला जाता है। वो एक गोलाकार जो है संरचना के अंदर जब खेला जाता है तो एक तरह से संपूर्ण विश्व के प्रति वो अपने भाव को अर्पित करता हुआ दिखाई देता है। यदि हम लोग राजस्थान के और लोक नाट्यों की बात करें तो रम्मत जो है वो एक महत्वपूर्ण लोक नाट्य के रूप में जो बीकानेर और जैसलमेर का प्रतिनिधि लोक नाट्य है। और आप देखें कि रम्मत की जो लोकप्रियता है वो बहुत लोकप्रिय तो वो है ही, और आप देखें कि जो मंच का जो एक अनौपचारिक ढांचा है वो रम्मत में भी मिलेगा, ख्याल में भी मिलेगा और मालवा के माच में भी मिलेगा। ये सारे के सारे लोग कब अभिनेता बन जाते हैं, कब ये संगीत दल में शामिल हो जाते हैं, कब टेरियों के रूप में, गायकों के रूप में वो बैठ जाते हैं, तो ये एक तरह से एक लचीलापन जो लोकनाट्य की विशेषता होती है वो विशेषता इन सब में हमें दिखाई देती है। जैसे ख्याल में एक जमाने में वीरस की प्रधानता होती थी, तो माच में भी वीरस की प्रधानता हमें दिखती है। फिर यदि वहां पर यदि ख्याल के जो प्रस्तुत करता थे वे अमर सिंह का ख्याल प्रस्तुत कर रहे थे, रूठी रानी रो ख्याल पेश कर रहे थे, या पद्मिनी रो ख्याल पेश कर रहे थे, पार्वती रो ख्याल पेश कर रहे थे, तो इधर मालवा में भी यहाँ पर जिन विषयों को लेकर के माचकार लिख रहे थे, खेल रहे थे, तो राजा हरिश्चंद्र को पेश कर रहे थे, राजा भर्तरी यहाँ भी मान्य है। राजस्थान के भी वो बहुत ही अंतरंग चरित्र नायक हैं, उनके साथ जुड़ाव हमें दिखता है। यहाँ पर मालवा में विक्रमादित्य और कालिदास पर माच हो रहा है, तो विक्रमादित्य और कालिदास से जुड़ी अनेकानेक कथा वार्ताएं राजस्थान में प्रचलन में है। फिर कुछ इसी प्रकार की स्थिति भवाई के साथ में भी है। भवाई जो है वो एक तरह से सवाल जवाब की स्थिति को लेकर के वह प्रत्यक्ष कर रहा है, वह सामाजिक जो समस्याएं हैं उन पर चोट पहुंचा रहा है। हास्य और व्यंग के माध्यम से वह एक तरह से हमारे जीवन में बदलाव लाने की चेष्टा कर रहा है भवाई। तो हमारे यहाँ पर इधर मालवा क्षेत्र में जो प्रारंभ जब होता है, जब पूर्व रंग होता है, तो पूर्व रंग में भिष्टी, फर्रासन,
इनके माध्यम से जो संवाद प्रस्तुत किए जाते हैं, तो वो लोक नाट्य के प्रारंभ को तो संकेतित करते ही हैं। उसमें बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं जो सीधे सीधे हमारी समकालीन जीवन की जो विसंगतियां हैं उन पर वो टिप्पणी करती हैं। तो कहने का मतलब यह है कि ये बाहर से हमें अलग दिखते हैं, लेकिन यदि अंतर्वस्तु यदि हम देखें, रंगमंचीय शैली और शिल्प की दृष्टि से यदि हम देखें, तो इन सब के बीच में बहुत गहरा तालमेल दिखाई देता है। और जैसे माच के अखाड़े होते हैं, अलग अलग घराने होते हैं, तो ख्याल के भी कई घराने, ख्याल जो है उसमें भी अलग अलग रंग देखने को मिलेंगे आपको। मेवाड़ में वो अलग ढंग से आगे बढ़ता है, तो इधर वागड़ी क्षेत्र में अलग है, तो उधर ढूंढाड़ी क्षेत्र या अलवर के निकट आप चले जाए तो उधर अलग रूप में वो दिखाई देता है। तो कहने का मतलब ये है कि ये सब बाह्य रूप इनके भिन्न हो सकते हैं, लेकिन इनकी आत्मा एक ही है। फिर आप देखें कि जितने भी लोक नाट्य हैं मालवा और राजस्थान के, ये निरंतर उन चरित्र नायकों को हमारे सामने लाने की चेष्टा करते हैं जिनके कारण यह समाज बना है, या जिनके आधार पर हम समाज को बेहतर बना सकते हैं। ऐसे तमाम चरित्रों को यह प्रस्तुत करता है। ये हमारे जीवन में प्रणय की अनुभूति का क्या महत्व है, वो प्रसंगों, घटनाओं और स्थितियों के माध्यम से ये प्रकट करते हैं। और समग्रता में यदि देखें तो मालवा और राजस्थान के जो लोक नाट्य हैं वो लोक मंगल की भावभूमि पर हमें ले जाते हैं, और उसके साथ साथ अपने समय और समाज की धड़कन भी उनके माध्यम से प्रत्यक्ष होती है। तो इसका मतलब ये है कि ये सारे के सारे लोक नाट्य मिलकर के और इस इलाके को या हमारे पूरी भारत भूमि को और अधिक बेहतरी के लिए दिशा देने के काम का ये काम कर रहे हैं। फिर आप देखें कि दोनों इलाकों में, मालवा और राजस्थान में, जो कथाएं, गाथाएं, गीत प्रचलन में है, उनमें बहुत गहरा साम्य है, वो एक दूसरे के साथ संपृक्त हैं। यदि राजस्थान की लोक साहित्य में राजा नल की कहानी है, तो मालवा में भी है। वो चंद्रणा कुंवर है, सती गौरा माता है, ग्यारस माता है, ढोला मरवण है। ढोला मरवण यहाँ भी है, उधर भी है। और आप देखिए कि ढोला मारूनी क्या है, यही तो है कि वहां पर जो है दो इलाकों की जो स्त्रियां हैं वो दोनों जो है संवाद कायम करती हैं और भिन्नता भी बताती है। अभी हम लोग जब मालवा राजस्थान की बात कर रहे हैं, तो एक जो है वो मरु इलाके की स्त्री है और एक मालवणी जो मालवा की है। तो मालवा, और उस जमाने में आप देखिए कि सदियों पहले जो ढोला मरवन की जो कहानी है, तो जो नायक है वो एक ही है और दो अलग अलग नायिकाएं हैं। एक मालवा से आई है, तो वो मालवा की रंगत, मालवा के वैशिष्ट्य को प्रतिपादित करती है, और जो मरुभूमि की है तो वो अपने मरु अंचल की जो विशेषता है उसको प्रकट करती हैं। लेकिन कुल मिला के सामरस्य है। और यही स्थिति में पूर्व का एक संदर्भ आपको देना चाहूंगा। राहुल वेल जो है वो रोड कवि ने लिखा था। जो धार का इलाका है वहां पर राजा भोज ने एक सरस्वती मंदिर बनाया था, सरस्वती कंठाभरण। वहां पर यह शिलांकित काव्य जो है वो वहां पर दीवार पर लगाया हुआ था। बाद में यह हुआ कि कुछ ध्वंस हुआ और बाद में उस फलक को जो प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम है मुंबई का, वहां पर उसको लगा दिया गया। तो ये जो कहानी है, जो एक काव्य है, जो कि हमारे हिंदी के साहित्य के इतिहास में भी आपको इसका उल्लेख मिलेगा। राहुल वेल क्या है? राजकुल विलास। राजकुल विलास में ये होता है कि 7 इलाकों की रानियां हैं, राजा एक है। और एक जमाने में होता था कि जो इस प्रकार के राजघराने होते थे तो कहीं न कहीं संधि की दृष्टि से, आपसी सामंजस्य की दृष्टि से अलग अलग इलाकों की राजकुमारियों से विवाह करवाया जाता था राजा का। अब आप देखें कि ये जो 7 अलग अलग जो राजकुमारियां हैं, रानियां हैं, वो बात कर रही हैं, 7 की भाषा अलग है और 7 मिलकर के राजकुल विलास है, राहुल वेल है, जो ढोला मारूनी भी है। तो कहने का मतलब यह है कि हम सदियों से इस बात से अवगत हैं कि हम भारत की दृष्टि से एक हैं, पर हम अलग अलग हिस्सों में, अलग अलग रूपों में अपनी अपनी जीवन शैली के साथ
अपने अपने पारिवेशीय दृष्टि के साथ हम लोग जीवन का निर्वाह कर रहे हैं, लेकिन अंततः हम सब लोग मिलकर के एक हैं। तो मालवा और राजस्थान की लोक कथाओं में, गाथाओं में आपको ढोला मरवण मिलेंगे, धोला जी की हीड़ जो है वो चलती है, नाग जी दूध जी के गीत चलते हैं। और फिर आप देखिए तो ऐतिहासिक संदर्भ में डूंग जी जवार जी की चर्चा यदि राजस्थान में हो रही है, तो मालवा में अमर जी अब जी की बात हो रही है, या चैन सिंह जी की बात हो रही है। वही लोग हैं जिन्होंने 1857 की क्रांति और उसके भी पहले से विद्रोही चेतना को प्रत्यक्ष किया। जिस इलाके में पंड्या जी आप अभी बैठे हुए हैं, तो आप देखिए कि उस इलाके में जनजातीय चेतना के संचार में और उसके साथ साथ व्यापक परिवर्तन के लिए वहां पर जो ऋषितुल्य व्यक्तित्व हुए गुरु गुरु जी, तो गुरु गोविंद जी वो जो है वो एक तरह से परिवर्तन की चेष्टा उपस्थित करते हैं। गोविंद गुरु जी जो है वो एक परिवर्तन लाने की बात करते हैं। तो इन सबको हम लोग स्मरण में रखते हैं, इन सब पर केंद्रित कथाएं, गाथाएं, वार्ताएं चलती हैं। फिर यही नहीं, वरन आप देखें तो बहुत सारे ऐसे लोकप्रिय हमारे संस्कार से जुड़े हुए गीत हैं जो दोनों इलाकों में चल रहे हैं। बना बनी के गीत हैं, भैरू महाराज के गीत हैं, गणेश जी के गीत हैं, माता जी के गीत हैं, फसल की बुआई से जुड़े हुए गीत हैं, श्रम से सिंचित जो मनुष्य है वो श्रम के परिहार के लिए जो है वो गीतों को गाता है। होली के गीत हैं, फाग के गीत हैं, दिवाली के अवसर पर या राखी के मौके पर गाए जाने वाले गीत हैं, उस समय प्रचलित जो लोक कथाएं हैं वे भी हैं। तो ये सब मिलकर के दोनों को आपस में जोड़ते हैं। फिर राजस्थान की लोक संस्कृति की कुछ विशेषताएं भी जो शायद मालवा में नहीं मिलेंगी, या मालवा में वहां से जब घुमंतु जो कलाजीवी लोग आते हैं तो वे मालवा में एक नए प्रकार की जो परंपराएं हैं राजस्थान की उनका दर्शन कराते हैं। मैं इसमें कुछ ऐसे प्रमुख रूप भी हैं जो राजस्थान को वैशिष्ट्य देते हैं, जो मालवा में नहीं मिलते हैं। मैं इसमें यदि बात करूं तो कठपुतली कला, कठपुतली कला का अपना जो सौंदर्य, अपना जो वैभव है, वो राजस्थान की लोक संस्कृति को वैशिष्ट्य देता है। जो फड़ कला है, फड़ के माध्यम से जो हमारे लोक नायक हैं उन सबका चित्रांकन भी हो रहा है, उन पर गाया भी जा रहा है, उनसे जुड़े हुए संपूर्ण जीवन वृत्त को वहां प्रस्तुत भी किया जा रहा है। तो ये जो एक ऐसी कला जो कि बहुत सारे साहित्य और कला रूपों के बीच में संबंध बनाने का काम करती है, तो जो फड़ कला है ये राजस्थान की अपनी मौलिक विशेषता है। हाँ, ये जरूर हुआ है कि हाड़ौती अंचल से चलते हुए लोग इधर आते हैं मालवा में, या इधर जो बांसवाड़ा के इलाका है उससे होते हुए जब मालवा में लोग आते हैं, या चित्तौड़ की तरफ से जब मालवा में लोग आते हैं, तो फड़ जो है वो जो है उसका प्रस्तुतिकरण भी होता है। चारण भाट जो है वो बहुत सारे ऐसे हैं जो मालवा में आए हुए लोग हैं, उनकी वंशावली, उनके पूर्वजों के स्वरूप पर वो लोग आज भी राजस्थान से आते हैं और वो सुनाते हैं, बताते हैं, और फिर जो भी उन्हें दान या उपहार प्राप्त होता है उससे अपनी आजीविका निर्वाह करने के लिए वापस राजस्थान लौट जाते हैं। तो कहने का मतलब है कि जो गमनागमन है ना, ये सदियों से चल रहा है और ये चलते रहना चाहिए, और उससे ही जो है मालवा और राजस्थान की खूबसूरती है। फिर मैंने जैसे अभी कहा कठपुतली कला है, फड़ कला है, कावड़, कावड़ अपने ढंग की एक अद्भुत कला है जो राजस्थान में विकसित हुई। और आप देखें कि उस कावड़ के माध्यम से कहीं राम की लीला का अंकन हो रहा है, कहीं कृष्ण की लीला का अंकन हो रहा है, और फिर उस कावड़ कला में नवाचार भी किए गए। जो उदयपुर का भारतीय लोक कला मंडल है तो वो कठपुतली कला को आगे बढ़ाता है, वो पारंपरिक विषयों के बाद में नवाचारी प्रयोग करते हुए वो शैक्षिक सामग्री के रूप में कठपुतली के प्रयोग को लेकर के काम करता है। देवीलाल सामर जी या महेंद्र भाणावत जी जैसे जो लोग हैं वो इस दिशा में बहुत महत्वपूर्ण काम उनका रहा है। फिर अभी मैंने जैसे कहा कि पिछवाई की कला, अब पिछवाई जैसे बाकी जो लोक कला रूप अपने आप में विशिष्ट बनाते हैं राजस्थान को, तो जो पिछवाई कला है वो भी राजस्थान को विशिष्ट बनाती है। और आप देखिए कि उस पिछवाई के माध्यम से कितना मनोरम चित्रण प्रकृति का होता है, और फिर कृष्ण और उनके जीवन के विभिन्न आयामों का अंकन भी वहां पर होता है।
गौरी जो है वो भी अपने आप में विशिष्ट है। यद्यपि जो भील जनजातीय जो समुदाय है वो इन 3 प्रांतों में फैला हुआ है। इधर आप चले जाएं तो मेवाड़ और राजस्थान का जो इलाका है वहां भी जो है भील समुदाय बड़ी संख्या में रहता है। मालवा में आप आ जाएं तो इधर झाबुआ अलीराजपुर का इलाका या सेलाना बाजना का इलाका है, वहां पर बड़ी संख्या में भील समुदाय के लोग रहते हैं। और उधर आप राजस्थान चले जाएं तो वहां रहते हैं। तो ये सब मिलकर के, और ये जरूर है कि राजनीतिक सीमाएं इन्हें अलग कर रही हैं, लेकिन अंततः सभी एक ही प्रकार की भावधारा के साथ, एक ही प्रकार की दृष्टि के साथ अपने जीवन का यापन कर रहे हैं। फिर मालवा में यदि आप देखें तो कुछ विशिष्ट चीजें मिलती हैं, जैसे चित्रावण की कला। तो चित्रावण की कला मालवा की अपनी विशेषता है। और चित्रावण का कुछ स्वरूप मैंने देखा कि मेवाड़ में भी जो घरों के बाहर जो आकृतियां बनाई जाती हैं तो उसमें हाथी पर सवारी निकल रही है या घोड़े पर सवार है व्यक्ति। तो यहाँ मालवा में आकर के एक तरह से लोकव्यापीकरण उसका होता है। और लोकव्यापीकरण इस रूप में होता है कि जो है शिव और पार्वती जो है वो भांग घोट रहे हैं। तो और अब समस्या ये आ रही है कि भांग घोट रहे हैं दोनों, अब जल चाहिए। तो शिव जी के पास तो उपलब्ध है सामग्री, क्योंकि शिव जी की जो जटा है उसमें से गंगा प्रवाहित होती रहती है। तो उस भांग घोटाई के उस कार्य में गंगा जो है वो जल उसके रूप में वहां आ रहा है, और दो अपने आनंद में निमग्न होते हुए और भांग घोट रहे हैं। फिर आप देखें कि ब्यान जी और ब्याई जी और उनके बीच का जो एक रिश्ता है वो भी प्रत्यक्ष कर दिया जाता है चित्रावण के माध्यम से। क्योंकि जब विवाह होता है तो विवाह जो है दो एक पुरुष और एक स्त्री दोनों का गठजोड़ नहीं है, वो दो भिन्न परिवारों, भिन्न समुदायों, भिन्न क्षेत्र के लोगों के बीच में जोड़ने का है। यानी कहने का मतलब यह है कि ये सब मिलकर के और स्थान को वैशिष्ट देते हैं। कुछ ऐसी चीजें जो मैंने अभी आपसे कहा कि मालवा में अपने ढंग से है, तो राजस्थान में कुछ चीजें अपनी विशेष चीजें हैं। मारना कला दोनों में समान है। संजा कला की हम लोग बात करें तो संजा के गीत यहाँ भी गाए जा रहे हैं, उधर भी गाए जा रहे हैं। आकृतियां जो बनाई जाती हैं उस पितृपक्ष के दौरान बहुत सारी समानताएं, कुछ विशेषताएं भी हैं। फिर आगे यदि आप लोक देवताओं की यदि आप बात करें तो जो हमारे जितने भी प्रमुख लोग देवी देवता हैं उनका गान वहां भी हो रहा है, यहाँ भी हो रहा है। चाहे आप पाबू जी ले लें, हरबू जी ले लें, रामदेव जी, तेजा जी, गोगा जी, इन सभी की महिमा का गान राजस्थान में भी हो रहा है, मालवा में भी हो रहा है। तो कुल मिलाकर के दोनों की जो लोक संस्कृति है वह एक दूसरे के साथ परस्पर पूरक बनती हुई, एक दूसरे को प्रभावित प्रेरित करती हुई निरंतर गतिशील है। आवश्यकता इस बात की है कि इस विकास के इस अंधी दौड़ के बीच, असमाप्त लिप्सा के बीच मालवी और राजस्थानी लोक संस्कृति, हमारे जीवन मूल्य, हमारी परंपराएं, हमारे विभिन्न लोक रूप, उन सबको जिंदा रहना चाहिए। और विशेष बात यह कि इन सब चीजों को बचाने के लिए, जैसे अचार या मुरब्बे में हम लोग कोई संरक्षित पदार्थ डाल देते हैं और वो बना रहता है, उसको हम लोग इस्तेमाल करते हैं महीनों तक, इस तरह का कोई संरक्षक पदार्थ लोक संस्कृति के लिए नहीं है। वो घर आंगन में, चौपालों पर, चौराहों पर जिंदा रहेगी। लोक समुदाय ही लोक संस्कृति को जिंदा रख सकते हैं, उसके लिए कोई अलग से कोई भौतिक या कृत्रिम संरक्षक पदार्थ नहीं है। तो आए लोक संस्कृति के इस व्यापक फलक को जिंदा रखने में अपना योगदान दें। आप सभी ने सुना, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। इतनी बड़ी गंभीर और बड़ी गहन लोक तात्विक चिंतन को सुनकर हम सभी उपकृत हुए हैं। बहुत बहुत आभार सर। कुछ संभागी अपनी कुछ जिज्ञासाएं प्रकट करना चाह रहे हैं। जरूर 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 जरूर। अधिकांश साथियों ने तो आपकी इस प्रस्तुति को बहुत ही उम्दा तरीके से अनुभूत किया है।
एक साथी हैं डॉक्टर बंशीलाल जी, वो कहना जी चाह रहे हैं। जरूर जरूर जरूर। देश काल, वातावरण, परिवेश के लोक सांस्कृतिक परंपराओं, विशेषकर लोकगीतों का आधुनिकीकरण, लय, धुन, संगीत में बदलाव सांस्कृतिक अपकर्षण की दिशा तो नहीं है? ठीक है, बहुत अच्छी बात आपने की है। क्या होता है कि जो भी प्रयोग होते हैं, जो भी नवाचार होते हैं, वो जड़ों के साथ जोड़ करके होने चाहिए। संकट यह हुआ है कि हम लोगों ने जिस प्रकार से बेमेल मिश्रण करने की जो प्रवृत्ति अपनाई है, उससे बहुत तरह की समस्याएं आ रही हैं हमारे सामने। देखिए, प्रयोग तो उस परंपरा के बीच से पहले भी होते आए हैं। हम ये नहीं कह सकते कि इस दौर में जो बन्ना बन्नी के गीत चल रहे हैं, इस समय में जो भेरू महाराज के गीत हैं या संजा से जुड़ी हुई तमाम प्रकार की अभिव्यक्तियां हैं, वो 500 साल पहले या 700-800 साल पहले जैसी थी वैसी ही आज है, ऐसा नहीं है। उसमें भी नई चीजें आती हैं। जैसे हम लोग यदि संजा के गीतों में देखें तो संजा का आख्यान या संजा से जुड़े हुए जो तमाम सरोकार हैं वो मध्यकाल या उससे भी पहले के हैं। लेकिन उसमें अब जो है वो साइकिल की बात आने लग गई है या उसमें हवाई जहाज की बात आने लगी। तो ये तो ठीक है, ये जो सामग्री जो आई है, ये जो भौतिकता आई है, तो उसके साथ में वो जोड़ रहे हैं अपने आप को। लेकिन ये जो प्रयोगशीलता है, ये परंपरा के साथ जोड़ करके हो रही है। संकट तब आता है जब लोग बिना उन जड़ों को जाने, बिना उन परंपराओं को जाने और अनायास जो है उनका प्रयोग लोकप्रिय सिनेमा में करते हैं, लोकप्रिय कैसेट्स आदि में करते हैं, तो निश्चित तौर पर बहुत नुकसान उसका होता है। और बाद में ये होता है कि जो हमारी मौलिक संस्कृति होती है, मौलिक लोक संस्कृति या उसके जो उपादान होते हैं, वो हाशिए में चले जाते हैं, बेदखल कर दिए जाते हैं। और जो खोटे सिक्के हैं, जैसा होता है कि खरे सिक्के को बाहर कर देता है खोटा सिक्का, तो उसी प्रकार की स्थितियां बनती हैं और वो लोग इन सब चीजों को बेदखल कर देते हैं। तो इस बात को लेकर के बहुत सजगता की दरकार है। ये तय बात है कि सिनेमा ने या धारावाहिकों ने या जो कैसेट निर्माण करने वाले लोग हैं, इन लोगों ने हमारी जो संस्कृति की बहुत सारी अभिव्यक्तियां हैं उन्हें लोकप्रियता तक पहुंचाया है और हम लोग उन चीजों की तरफ देखने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ये ध्यान ध्यान रखें कि जब भी अति लोकप्रियता के जाल में इन चीजों को कैद कर लिया जाएगा तो अपकर्षण ही आएगा, वो अपसंस्कृति को ही हम लोग प्रश्रय दे रहे होंगे। तो इस दिशा में निश्चित तौर पर आपका प्रश्न महत्वपूर्ण है और मुझे लगता है कि इसके लिए सजगता की दरकार है। और समय समय पर, जैसे अभी एक ये आयोजन एक अकादमिक परिसर में हो रहा है, इसी प्रकार से लोक संस्कृति से जुड़े हुए लोग कोशिश करें कि जो प्रयोगशीलता हमारी परंपरा के साथ जोड़ करके हो रही थी, वो कहीं ऐसा तो नहीं है कि लोकप्रियता के आग्रहों के कारण वह अब संस्कृति को निर्मित कर दे। धन्यवाद। बहुत बहुत आभार सर। इस तकनीकी सत्र में आभार ज्ञापन के लिए मैं आमंत्रित करता हूं विभाग के साथी डॉक्टर कृष्ण बलदेव सिंह राठौड़ सर को कि भी आए और आभार ज्ञापित करें। डॉक्टर कृष्ण बलदेव सिंह राठौड़ सर। आज ज्ञान गंगा ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम के छठे और अंतिम दिवस के प्रथम सत्र में विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन के प्रोफेसर शैलेंद्र कुमार शर्मा ने राजस्थान और मालवा की लोक संस्कृति विषय पर द्वारा यह रेखांकित किया कि देश में क्षेत्र विशेष का भौगोलिक वैशिष्ट या भाषिक संरचना भिन्न हो सकती है, किंतु सांस्कृतिक एकता सहज ही पहचानी जा सकती है। इसकी पुष्टि इससे भी होती है कि लोक नाट्य, लोकगीत, लोक नृत्य के स्थानिक नामकरण अलग अलग होने के बावजूद इनकी भावधारा, अंतर्वस्तु एक ही होती है। सांस्कृतिक एवं ऐतिहासिक तथ्य भी इसी की पुष्टि करते हैं। मेरा एक प्रत्यक्ष अनुभव इसमें जोड़ूं तो राजस्थान के चित्तौड़गढ़ और मध्य प्रदेश के मांडू यदि आप भ्रमण करें तो आप इनमें एकाधिक स्तरों पर अभेद पाएंगे। बहुत बढ़िया महोदय, इस महत्वपूर्ण व्याख्यान के लिए श्री गोविंद गुरु राजकीय महाविद्यालय बांसवाड़ा एवं
ज्ञान गंगा आयोजन समिति की तरफ से आपका हार्दिक आभार, धन्यवाद। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, और सभी सुधीजनों को बहुत मंगल कामनाएं। अनिल जैन साहब दिख रहे हैं मुझे जयपुर से, मैं उनकी